हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के चैप्टर 15 नीलकंठ नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? आपने पाठ में पढ़ा है कि लेखिका महादेवी वर्मा मोर और मोरनी को पालने के लिए अपने घर में लाते हैं और उसका नामकरण करते हैं। तो किस आधार पर उनका नाम रखा जाता है उसे आप उत्तर में लिखेंगे कि मोर की गर्दन नीली और चमकदार थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, और छाया के समान साथ में रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। अगला प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार जब मोर और मोरनी जाली घर में पहुंचे तब वहाँ के जानवर उसका स्वागत करने लगे। तो किस प्रकार उनका स्वागत करने लगे उसका आपको उत्तर लिखना है कि जाली के बड़े घर में पहुंचने पर चिड़िया खाने में हलचल मच गई। मोर के बच्चों को देखकर लका कबूतर उनके चारों ओर घूमकर गुटर गू करने लगा। खरगोश उनका निरीक्षण करने लगा तथा तोता एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा। अगला प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? मोर जो है लेखिका के सामने कुछ चेष्टा और कुछ करतब दिखाता था जो लेखिका को बहुत पसंद आता था। तो उसे आपको लिखना है, जैसे यहाँ लिखा है, लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी। जैसे पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाना, और मेघ के गर्जन की ताल पर नृत्य करना, और वर्षा की बूंदों की रिमझिमाहट तेज होने पर उसका वेग बढ़ते जाना, और हथेली पर रखे हुए भुने चने कोमलता से हौले हौले उठाकर खाना। तो इस तरह के मोर के करतब लेखिका को बहुत पसंद आते थे। प्रश्न 4 है, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? यहाँ पर बेमेल स्वर के बारे में आपको बताना है, तो उत्तर में इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत करता है जब लेखिका टूटे पंजे वाली एक और मोरनी लाई। उसे राधा और नीलकंठ का साथ न देखा गया। उसने नीलकंठ और राधा के जीवन को कलह कोलाहल से पूर्ण बना दिया, जिसका अंत नीलकंठ के मरने के साथ ही हुआ। तो लेखिका यहाँ पर एक और मोरनी अपने जाली घर में लाती है और उस मोरनी को नीलकंठ और राधा नामक मोर और मोरनी का साथ एक साथ रहना उसे पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वह वहाँ दोनों के बीच में कलह पैदा करती थी। अशांतिपूर्ण वातावरण के कारण नीलकंठ अंत में मर गया। प्रश्न 5वां है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर इस प्रकार है, बसंत ऋतु में पुष्पित और पल्लवित वृक्ष तथा आम के पेड़ों पर सुनहरी मंजरियां बहुत आती थी। इस समय अशोक का पेड़ नए लाल लाल पत्तों से ढक जाता था। ऐसी मनोरम ऋतु को देखकर नीलकंठ बाहर आने के लिए बेचैन हो जाता था और उसके लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था। अगला प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? यहाँ पर कुब्जा एक दूसरी मोरनी का नाम है जिसे बाद में लेखिका जाली घर में लाती है। तो कुब्जा किसी के साथ में मित्रता नहीं कर पाती थी। उसका कारण यहाँ पर उत्तर जो है लिखना है, कुब्जा का स्वभाव अपने नाम के अनुरूप ही था। वह राधा और नीलकंठ की मित्रता से ईर्ष्या रखती थी। वह स्वयं नीलकंठ का साथ चाहती थी। अपने ईर्ष्यालु स्वभाव और द्वेष भावना के कारण वह अन्य जीव जंतुओं की मित्र न बन सकी। अगला प्रश्न है,
नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको नीलकंठ के गुणों को लिखना है। जब नीलकंठ ने खरगोश की चीख सुनी तो वह जल्दी से सांप के पास आया। नीलकंठ सांप के फन को पंजों से दबाकर चोंच से प्रहार करने लगा। सांप की पकड़ ढीली होते ही खरगोश शावक बाहर आ गया। तो उसके स्वभाव की विशेषता है कि वह सभी पक्षियों के साथ मेल जोल से रहता था। अन्य जीव जंतुओं को वह अपना संरक्षण प्रदान करता था। नीलकंठ दयालु स्वभाव का था। उसने सांप के टुकड़े टुकड़े करके खरगोश शावक को बचाया था। निबंध से आगे का प्रश्न है, यह पाठ एक रेखाचित्र है। रेखाचित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है? जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखाचित्र को पढ़िए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, रेखाचित्र एक सीधी कहानी न होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होती है। रेखाचित्र में भावनात्मक और संवेदना होती है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इनमें बनावट लेश मात्र भी नहीं होती। अन्य रेखाचित्र महादेवी के संग्रह से आप पढ़ सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल भर जाते थे तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। तो इसे आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। उसमें मोर के नाचने का वीडियो भी उपलब्ध रहता है, या फिर चिड़ियाघर में यह दृश्य आप देख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, पुस्तकालय से ऐसी कहानियाँ, कविताओं या गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हो। आपको लाइब्रेरी में ऐसी कहानियाँ या कविताएं खोजना है या गीत खोजना है जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हो। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से। निबंध में आपने ये पंक्तियाँ पढ़ी है, मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। तो यहाँ पर बताया गया है कि लेखिका नीलकंठ के मृतक शरीर को गंगा यमुना के संगम पर प्रवाहित करने के लिए ले गई थी। तब वहाँ कैसा दृश्य लेखिका ने देखा? उत्तर में लिख सकते हैं, मृतक मोर नीलकंठ को जब लेखिका ने संगम ले जाकर गंगा की बीच धार में प्रवाहित किया तो मोर का शरीर वजनदार होने के कारण पानी में डूब गया, किंतु उसके हल्के पंखों की चंद्रिकाएं पानी में फैलकर तैरने लगी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। यहाँ पर लेखिका को ये प्रतीत होता है कि नीलकंठ के पंखों की जो चंद्रिका वाली गोल गोल डिजाइन थी, गोल गोल आकृति थी, वह पूरे गंगा नदी के चौड़ी सतह पर फैलकर विशाल मयूर पंख के समान प्रतीत होने लगी। अगला प्रश्न है, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। उत्तर है, वर्षा ऋतु में जब मेघ उमड़ने शुरू होते तब नीलकंठ की केका तीव्र से तीव्रतर होती चली जाती थी। वह गरजते मेघों को सुनकर नृत्य करना आरंभ कर देता था। अपने पंखों का सतरंगी छाता मंडलाकार रूप में तान लेता था। उसका यह नृत्य मेघ के गर्जन, बिजली के चमकने, बूंदों की रिमझिमाहट के साथ तेज होता जाता था। यहाँ पर बताया गया है कि घुमड़ते बादल को देखकर और वर्षा की रिमझिम बूंदों के साथ नीलकंठ की जो आवाज़ थी, केका की आवाज़, वह तीव्र से और तीव्रतर होती जाती थी, तेज होती जाती थी, और वह नृत्य करने लगता था और तेज नृत्य करने लगता था। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से। रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। तो आपको यहाँ पर
कुछ शब्द दिए गए हैं, गंध, रंग, फल, ज्ञान। इन शब्दों से मिलकर दूसरा शब्द आपको बनाना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, गंध से सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन, गंधरहित आदि शब्द बने हैं। रंग से बदरंग, नौरंग, रंगीन, रंगहीन, रंगीला, रंगरेज आदि शब्द बन गए। फल से मिलकर सफल, निष्फल, फलदार, फलहीन, फलाहार आदि शब्द बन गए। ज्ञान से अज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी, संज्ञान, ज्ञान गंगा आदि शब्द बनाए गए हैं। ऐसे ही आप नए शब्द बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया है। अ आदि वर्ण है। ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त है। व्यंजन वर्गों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे क धन अ बराबर क इत्यादि। अ की मात्रा की चिन्ह, आ की मात्रा का जो चिन्ह है से आप परिचित हैं। अ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है। जैसे मंडल धन आकार बराबर मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर या जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर या तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण है अ से आह तक और व्यंजन वर्ण है क से ज्ञ तक। तो व्यंजन वर्गों में अ वर्ण का योग देखने को मिलता है। जैसे यहाँ बताया गया है, क धन अ मिला के क हो गया। इसी तरह से अन्य व्यंजन वर्णों में भी अ वर्ण का योग पाया जाता है। तो आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिसको संधि करके आपको शब्द बना के लिखना है। जैसे नील धन आभ को जब जोड़ा गया तो नीलाभ बना। नव धन आगंतुक को जोड़ने पर नवागंतुक बना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर संधि बताया गया है, नील धन आभ बराबर नीलाभ, नव धन आगंतुक बराबर नवागंतुक। और इसे विग्रह करने पर आप सिंहासन को विग्रह करके लिख सकते हैं, सिंह धन आसन। मेघाच्छन्न का विग्रह है मेघ धन आच्छन्न। तो इस तरह से आप संधि और विग्रह शब्द लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप शब्दों की संधि करके और शब्दों का विग्रह करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर को समझ गए होंगे और इस पाठ के एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप पाठ को भी समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे के पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।